गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। लेकिन बाबर के बारे में बात करने से पहले हम उसके जीवन को दो भागों में बांट लेंगे, जिससे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला सफ़र में हम पढ़ेंगे फरगना से काबुल तक। पहला सफर पढ़ेंगे फरगना से काबुल तक। दूसरे में पढ़ेंगे काबुल से भारत तक। इस तरीके से बाबर के जो भारत तक का सफर है, इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे और पहले पढ़ेंगे फरगना से काबुल तक और फिर पढ़ेंगे काबुल से भारत तक। तो आइए जानते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में फरगना राज्य में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। बाबर जब 12 वर्ष का हुआ तो उसी समय एक दुर्घटना में इनके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। अतः बाबर को छोटी सी उम्र में ही राजगद्दी पर बैठना पड़ा। लेकिन बाबर जैसे ही गद्दी पर बैठा, वैसे ही उसे विपत्तियों ने घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अपने सगे संबंधी ही उसके शत्रु हो गए थे। उनमें प्रमुख रूप से इनके चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद थे। इन दोनों ने संयुक्त रूप से बाबर के राज्य फरगना पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन इनके पिता उमर शेख मिर्जा के विश्वस्त सरदारों के सहयोग से बाबर ने अपने राज्य की रक्षा कर ली। तो बाबर ने अपने राज्य फरगना को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित करने के बाद उसकी आंतरिक दशा में भी सुधार किए और उसकी फरगना राज्य की आंतरिक दशा को सुदृढ़ करने के बाद बाबर ने समरकंद पर आक्रमण करने की योजना बनाई। समरकंद को बाबर क्यों जीतना चाहता था, इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तो इनके चाचा अहमद मिर्जा ने फरगना राज्य पर हमला किया था और इस समय समरकंद के शासक इनके चाचा अहमद मिर्जा ही थे। इसलिए इस बात का बदला भी बाबर लेना चाहता था। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वह यह था कि जो ये समरकंद है, यह तैमूरों की 140 वर्षों तक राजधानी रहा था और बाबर पितृ पक्ष से तैमूरों का 5वां वंशज था। अतः वह कहीं न कहीं समरकंद पर अपना अधिकार मानता था। बाबर का अधिकार अगर समरकंद पर हो जाता तो उसकी प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि होती। इसीलिए बाबर समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। तो बाबर ने 1496 ईस्वी में समरकंद पर पहला आक्रमण किया। बाबर ने 1596 ईस्वी में समरकंद पर पहला आक्रमण किया, जो पूरी तरीके से असफल रहा। बाबर ने पुनः 1497 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया, जिसमें उसने 7 माह के घेरे के बाद समरकंद को जीत लिया और समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन यह अधिकार लंबे समय तक न रह सका। बाबर भी मात्र समरकंद पर 100 दिन ही शासन कर पाया था कि तभी उसे पता चला कि उसके राज्य फरगना में विद्रोह हो गया है। अतः बाबर समरकंद से फरगना की ओर चल पड़ा। बाबर अभी रास्ते में ही पहुंचा था कि उसे पता चला कि विद्रोहियों ने उसके सौतेले भाई ये जो थे जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया है और उसके शेष राज्य पर उसके मामा महमूद ने अधिकार कर लिया है। जब यह सूचना बाबर को मिली तो बाबर वापस समरकंद की ओर चल पड़ा।
लेकिन बाबर अभी समरकंद पहुंचा भी नहीं था कि उसे यह सूचना मिली कि समरकंद पर उजबेक सरदार शैबानी खान ने अधिकार कर लिया है। तो इस प्रकार से बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद दोनों निकल गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि मैंने समरकंद के लिए फरगना को खो दिया और अब समरकंद भी मेरे हाथों से निकल गया। इस तरीके से बाबर के हाथों से फरगना और समरकंद दोनों निकल गए। अब एक छोटी सी पहाड़ी जिसका नाम खोजंद था, इसी पर बाबर का मात्र अधिकार रह गया था। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने 1499 ईस्वी में पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया। लेकिन कहते हैं बाबर के साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी चल रहा था। फरगना पर उसने अधिकार तो किया, लेकिन यहाँ भी वह उसे लंबे समय तक न बनाए रख सका। तो हुआ ये कि बाबर ने जब 1499 ईस्वी में फरगना पर अधिकार किया, तत्पश्चात 1500 ईस्वी में फरगना भी इसके हाथ से निकल गया। जब फरगना इसके हाथ से निकल गया तो बाबर ने समरकंद पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने समरकंद को जीत लिया। इस समय समरकंद में समरकंद के इस समय जो शासक थे वो शैबानी खान थे और बाबर ने शैबानी खान को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन यह अधिकार भी लंबे समय तक न रह सका, क्योंकि 1502 ईस्वी में सर ए पुल 1502 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में शैबानी खान ने अपनी विशाल सेना के साथ बाबर को पराजित कर दिया और उसे मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस तरीके से बाबर एक हारे हुए जुआरी की भांति इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे सूचना मिली कि उसका एक विश्वस्त जो सैनिक था वो बाबर से मिला और उसने बाबर को सूचना दी कि काबुल में इस समय उपद्रव फैला हुआ है। बाबर को उसके सैनिक ने बताया कि उसके जो छोटे चाचा उलग बेग थे उनकी मौत हो चुकी है। तो इनके जो चाचा उलग बेग थे इनकी मौत 1501 ईस्वी में हो गई थी और उनके पुत्र जो थे अब्दुल रज्जाक, इनको मुकीम बेग नाम के एक विश्वासघाती ने गद्दी से हटाकर काबुल के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। जो यह स्थिति काबुल में बनी हुई थी, उस स्थिति का बाबर ने पूरा फायदा उठाया और उसने काबुल पर आक्रमण कर दिया। काबुल पर आक्रमण करने के बाद उसने विद्रोही मुकीम बेग को पराजित कर काबुल पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से काबुल पर बाबर ने 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 ईस्वी में बाबर ने कांधार पर भी अधिकार कर लिया। और जब बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था तो इसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो बाद में बादशाह हो गई। तो बाबर ने जब काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया तब उसने पुनः समरकंद को जीतने की योजना बनाई, क्योंकि इन दो राज्यों पर अधिकार कर लेने के बाद बाबर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने लगा और जब उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया तो उसने पुनः समरकंद को जीतने की योजना बनाई। लेकिन समरकंद को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ये उज्बेक थे ये बहुत शक्तिशाली थे। तो इनको हराने के लिए बाबर ने ईरान के शाह कौन थे, इस्माइल सफ़ी, तो ईरान के शाह इस्माइल सफ़ी से सहायता मांगी और कहते हैं ईरान के शाह इस्माइल सफ़ी की सहायता पाने के लिए बाबर ने कुछ समय के लिए शिया धर्म को भी कबूल कर लिया था। बाबर ने इस्माइल सफ़ी की सहायता से फरगना, समरकंद, ताशकंद, हिसार, कुदुंज
और उसके आसपास के विशाल विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही ईरान के शाह इस्माइल सफवी वापस लौटे, उज़्बेकों ने बाबर के राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और इस तरीके से एक एक कर जो राज्य थे वो बाबर के हाथ से निकलते जा रहे थे। सन 1512 ईस्वी में जो ये अबेदुल्ला खां है, ये उस समय उज़्बेकों के सबसे प्रमुख सरदार थे। तो 1512 ईस्वी में अबेदुल्ला खान ने बाबर को पुनः बुरी तरीके से पराजित कर दिया और समरकंद से खदेड़ दिया। तो बाबर ने जो ईरान के शाह इस्माइल सफी की सहायता से जितने भी साम्राज्य को जीता था वह एक एक कर बाबर के हाथ से निकल गए। यहाँ तक कि 1512 में समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया और मात्र एक छोटा सा राज्य बाबर के पास रह गया जिसको बदख्शा कहते हैं। इसी पर बाबर का मात्र अधिकार रह गया और सारे राज्य उसके हाथों से निकल गए। इस तरीके से बाबर पुनः 1512 में अबेदुल्ला खान से पराजित होकर वापस काबुल लौट आया। तो अभी इस आपने पूरे जो हमने जो आपको कहानी बताई, यह फरगना से काबुल तक की थी। अब जब 1512 में बाबर पराजित होकर वापस काबुल लौटा, तो अब हम यहां से पढ़ेंगे काबुल से भारत तक का सफर। एक मिनट जरा से मिटा देते हैं। भारत से, अरे यार बार बार उल्टा हो जा रहा है। काबुल से भारत तक का सफर। तो अब हम जानेंगे काबुल से भारत तक का सफर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब बाबर वापस काबुल लौट आया, तब उसे यह लगने लगा कि पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करना बहुत ही मुश्किल है। अतः बाबर अब पूरब की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोचने लगा। तो बात जब पूरब के विस्तार की होगी, तो सबसे पहले उस समय हम बात करें कि भारत की क्या स्थिति थी। तो भारत की स्थिति उस समय वही थी जिस समय मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि उस समय भी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। और मोहम्मद गौरी ने भी जब आक्रमण किया था, तो उस समय भी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यही स्थिति इस समय भारत की थी। इस समय भी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 7 राज्यों का उल्लेख किया है। तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, बंदी मांगू विवाह में। आप ये ट्रिक याद कर लेंगे, बंदी मांगू विवाह में। इसके अकॉर्डिंग बा से होगा बंगाल, दी से होगा दिल्ली, मा से होगा मालवा और गा से होगा गुजरात और वी से होगा विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर। और बाह से होगा, जो ये पूरा वर्ड है ये बाह से होगा बहमनी राज्य, बहमनी राज्य। और माँ से होगा मेवाड़। तो हम देखें 1 2 3
4, 5, 6 और 7। इन 7 राज्यों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। बाबर जब भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था तो इससे पहले बाबर के जीवन के बारे में जो आपने पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि बाबर विपरीत परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक कुशल योद्धा बन चुका था और मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों से मध्य एशिया की जो लड़ाकू जातियां थी उनकी युद्ध प्रणालियों में भी वह पूरी तरीके से प्रवीण हो चुका था। तो उसमें उसने उज्बेक यहाँ पर हमने आपको बताया था, उज्बेक जो थे, उज्बेकों से उसने तुलगमा युद्ध नीति सीखी थी जिसका प्रयोग उसने पानीपत के मैदान में किया था और उसने ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी थी, मंगोल और अफगानों से उसने व्यूह रचना सीखी थी। तो इस तरीके से बाबर एक कुशल सेनानायक बन चुका था। तो अब हम बात करेंगे बाबर का भारत पर पहला आक्रमण। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर लिख लेंगे भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ? 1519 ईस्वी। बाबर ने अपना भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। तो कहाँ किया था? तो बाबर ने अपना पहला आक्रमण बाजौर पर किया था और इसी में बाबर ने पहली बार तोपों का भी प्रयोग किया था। बाजौर को जीतने के बाद बाबर आगे बढ़कर झेलम नदी के तट पर भीरा एक छोटा सा राज्य था उसको भी जीत लिया था। इन दोनों राज्यों को जीतने के बाद बाबर ने अपने एक विश्वस्त सरदार को इन दोनों राज्यों का शासक नियुक्त कर वापस काबुल लौट गया। लेकिन बाबर जैसे ही काबुल लौटा, बाजौर और भीरा की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस तरीके जब बाजौर और भीरा की जनता ने विद्रोह कर दिया तो हिंदू बेग भागकर काबुल लौट गया और उसने वहां सारी घटना बाबर को बताई। बाबर को जब यह घटना का पता चला तो बाबर पुनः वापस लौटा और उसने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। तो यह दूसरा आक्रमण भी उसने 1519 ईस्वी में किया था। हालांकि जो दूसरा आक्रमण बाबर ने किया है इसका उद्देश्य मात्र इतना ही था कि जो बाजौर और भीरा है, जिन लोगों ने विद्रोह किया है, तो उन विद्रोहियों को दंडित करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से बाबर ने दूसरा आक्रमण भारत पर 1519 ईस्वी में ही किया था। लेकिन जैसे ही वो आक्रमण करने के लिए भारत की ओर बढ़ा तभी उसे सूचना मिली कि बदख्शा में विद्रोह हो गया है। अतः बाबर वापस काबुल लौट जाता है। फिर इसके बाद बाबर का तीसरा आक्रमण, भारत का तीसरा आक्रमण, यह बाबर ने किया था 1520 ईस्वी में। बाबर जैसा कि हमने आपको बताया, दूसरे आक्रमण में जब बदख्शा में विद्रोह हो जाता है तो यहाँ से वो वापस लौट जाता है। अतः वह पुनः बाजौर और भीरा की विद्रोहियों को दंडित करने के लिए वापस आता है और अपने जो उसका तीसरा आक्रमण है 1520 ईस्वी में उसने पुनः बाजौर और भीरा पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़कर वह सियालकोट को भी जीत लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कांधार में जो ये हैं शाह बेग अरगुन, इन्होंने विद्रोह कर दिया है। अतः बाबर पुनः वापस काबुल लौट जाता है। अब हम देखेंगे बाबर का भारत पर चौथा आक्रमण। यह बाबर ने किया था 1524 ईस्वी में। जब बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण किया तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इसकी वजह यह थी कि पंजाब के जो गवर्नर थे, इनका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर था और इसकी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अतः इसने अपने पुत्र दिलावर खां को दूत बनाकर बाबर के पास भेजा और यह कहलवाया कि बाबर इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाकर उसके चाचा, जो चाचा थे ये आलम खान,
इनको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने में उसकी मदद करे। तो दौलत खान लोधी को तो कहीं ना कहीं दौलत खान लोधी ने तो बाबर को आमंत्रित किया ही था कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। इधर एक दूसरे भी राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को आगरा पर आक्रमण करने का आश्वासन दिया था। तो इस तरीके से बाबर के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। तो बाबर ने जो अपना चौथा आक्रमण किया है वह कहीं ना कहीं दिल्ली को जीतने के लिए ही किया था। तो अब हम देखेंगे इस चौथे आक्रमण में बाबर ने भारत पर जब चौथा आक्रमण किया तो उसने आक्रमण करने के साथ ही लाहौर और दीपालपुर और उसके आसपास के विशाल क्षेत्र को जीत लिया। जब उसके आसपास के विशाल क्षेत्र को जीत लिया तो उसने जो ये थे दौलत खां लोधी को जालंधर और मुल्तान दौलत खां लोधी को जालंधर और मुल्तान की जो रियासत थी वो देने की पेशकश की, लेकिन दौलत खां लोधी लाहौर को चाहता था। लेकिन बाबर ने दौलत खां लोधी को लाहौर का जो क्षेत्र था वो नहीं दिया। लेकिन इनके पुत्र जो दिलावर खां थे, इसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया और वह बाबर से जा मिला। जब वह बाबर से जा मिला तो बाबर इससे बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने इनके पुत्र दिलावर खां को सुल्तानपुर की जागीर दे दी। और जो ये आलम खान थे, जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, इनको दीपालपुर की जागीर दे दी। इससे ये हुआ कि जो ये दौलत खान लोधी था, इसने अपने आप को अपमानित महसूस किया और यह कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने लगा। बाबर यहीं से वापस कांधार लौट गया। बाबर जैसे ही कांधार वापस लौटा, दौलत खान लोधी ने जो ये दीपालपुर था और सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया और जो ये आलम खान थे ये भागकर काबुल बाबर के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बाबर को बताई। बाबर ने आलम खान को आश्वासन देकर वापस भेज दिया, लेकिन जब आलम खान वापस भारत लौटा तो वो दौलत खान लोधी से मिल गया और इन दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी और आलम खान इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। अब हम बात करेंगे बाबर का भारत पर पांचवां आक्रमण। ये हुआ 1525 ईस्वी में। ये जो पांचों आक्रमण हैं, बाबर स्वयं इसका वर्णन करता है, तो उसी के बारे में उसी का वर्डिंग आपको बताया गया है। तो 1525 ईस्वी में बाबर ने अपना पांचवा और अंतिम आक्रमण भारत पर किया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दौलत खान लोधी ने जिन राज्यों को बाबर ने अपने चौथे आक्रमण में जीता था, कहीं ना कहीं उस पर अधिकार कर लिया था। तो बाबर जब वापस लौटा और उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी विशाल सेना देखकर दौलत खान लोधी पहले ही भाग खड़ा हुआ। बाबर ने दौलत खान लोधी का पीछा करने का आदेश दे दिया और अंततः दौलत खान लोधी पकड़ा गया और उसको भीरा के किले में कैद करने का बाबर ने आदेश दे दिया। लेकिन कहते हैं रास्ते में ही दौलत खान लोधी की मौत हो गई। और जो आलम खान थे ये अंत तक क्या मतलब कह लीजिए कि पानीपत के युद्ध तक, प्रथम युद्ध तक बाबर के साथ जुड़े रहे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं यह अभी भी विश्वास था कि बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद उसे दिल्ली का सुल्तान बना देगा। इसलिए आलम खान पानीपत के प्रथम युद्ध तक बाबर के साथ जुड़े रहे। बाबर ने जब दौलत खान लोधी को दंडित कर दिया तो वह आगे दिल्ली की ओर बढ़ गया। रास्ते में बदख्शां से हुमायूं भी अपनी सेना लेकर बाबर से आ मिला। दोनों बाबर और हुमायूं 12
अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से अब बाबर पानीपत के मैदान में पहुंच गया। इसकी सूचना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी भी अपनी विशाल सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। तो अब पानीपत के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले आपने जाना कि फरगना से काबुल तक का बाबर का सफ़र और काबुल से भारत तक का सफ़र। तो जो अब बाबर जो पानीपत का युद्ध है इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।